जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं जीव विज्ञान क्लास 12th का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब प्रश्न हैं। अर्थात ये जो प्रश्न हैं आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रिवीजन कर जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए, समय ज़्यादा है नहीं, अब समय बर्बाद न किया जाए, सीधे प्रश्न पर आया जाए। तो देखिए, पहला जो प्रश्न क्या है, तो सभी चैप्टर वाइज हम लेकर आए। देखिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन या फिर जनन, ये जो है आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट वाइज लेकर आएंगे, यानी यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से, यानी जितने भी यूनिट हैं आपकी किताब में उतने यूनिट का हम क्या करेंगे, वीडियो वाइज यानी पार्ट वाइज हम लेकर आप लोगों को आएंगे। तो पहला जो इकाई 1 यानी यूनिट 1 का जो अति लघु प्रश्न है वो है, टेपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है। यानी पूछा क्या है, टेपिटम कहाँ स्थित है और इसका क्या कार्य है। तो देखिए, टेपिटम क्या होते हैं, तो टेपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यह विकासशील पराग कणों को पोषण देती है। सिर्फ यही है कि टेपिटम का क्या कार्य है। तो बच्चा, टेपिटम का कार्य है पराग कणों को पोषण देना। कहाँ पाया जाता है, तो पराग कोश की आंतरिक परत होती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव यानी साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। देखिए, टेपिटम की परिभाषा अगर आप लोगों को सिंपल में पूछेगा तो सीधे कहिएगा, पराग कणों को पोषण देने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। और टेपिटम कहाँ स्थित होते हैं, तो पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। ये जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अब दूसरा देखते हैं। देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन क्या है, अनुउन्मूलीय परागणी पुष्पों में परागण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो नाम है ना बच्चे बहुत कम सुने होते हैं। तो इसको भी आज देख लिया जाए कि कुछ द्विलिंगी पुष्पे ऐसे होते हैं। देखिए, द्विलिंगी पुष्प यानी जैसे गुड़हल हुआ, ये सब जो होते हैं, तो उन अनुउन्मूलीय परागणी पुष्पों में परागण किस प्रकार होता है। तो कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। खिलते ऐसे पुष्पों को निमीलित पुष्प या उन्मूलित परागणी पुष्प कहते हैं। देखिए, क्या कह रहा है कि कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं, यानी उनमें परागण होता ही नहीं है। तो किस प्रकार परागण होता है, तो वो देखा जाए। इन पुष्पों में बंद अवस्था में पराग कोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण पुष्प के हो जाता है। देखिए, यही है कि कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं। ऐसे पुष्पों को ही क्या कहते हैं, निमीलित पुष्प या अनुउन्मूलीय परागणी पुष्प कहते हैं। इन पुष्पों में बंद अवस्था में क्या हो जाते हैं, पराग कोश फट जाते हैं, जिससे परागकण क्या होते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण पुष्प में हो जाते हैं, यानी स्वपरागण ही होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, तो देखिए, कनकौवा, कॉमेलिना। देखिए, कनकौवा एक ऐसा पुष्प है जिनमें क्या होते हैं कि ये द्विलिंगी पुष्प है, लेकिन क्या होते हैं कि इसके जो पुष्प इस पर खिलते नहीं हैं, लेकिन क्या होते हैं कि इनके जो बंद अवस्था में ही पराग कोश क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं और वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, परागण हो जाते हैं। उसी तरह गुलमेहदी है, यानी ये दोनों जो हैं इसके एग्जाम्पल है किसके, तो ये अनुउन्मूलीय परागणी पुष्प। अब आइए अगला नंबर देखते हैं। देखिए, कभी कभी क्या पूछ देता है ना, फिगर पूछ देता है कि परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो बच्चा, ये जो चित्र बना है, ये चित्र आप लोग एकदम बना कर ही एकदम अभ्यास कर डालिए कि इसको कोशिश करिए कि 2 मिनट के अंदर ये प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाए, यानी ये चित्र को बना लिया जाए। तो इस चित्र को आप लोग क्या करिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से ये चित्र बनाया गया है। तो इसका आप लोग क्या करिएगा, देखिए क्या लिखे हैं, परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का, ये जो होता है अति लघु में हर साल पूछा गया प्रश्न है। ये इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्या भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चा, इसी तरह ही स्पष्ट और साफ सुथरा क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को चित्र बनाना पड़ता है। तो यह किसका चित्र है, तो एक प्रारूपी बीजांड का, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का क्या है, ये साफ सुथरा, एकदम ऐसे ही साफ सुथरा आप लोगों को उसका क्या बनाना पड़ेगा, और ये नाम भी लिखना पड़ता है। जैसे ये सब नाम लिखे हैं तो इसका नाम भी आप लोगों को क्या करना होगा, लिखना होगा। तो इसका भी आप लोग क्या करिए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगला क्वेश्चन पर देखा जाए। देखिए इसी तरह एक और भी चित्र है कि आम के फल के अनुदैर्घ्य काट का एक नामांकित चित्र बनाइए, अथवा आम के फल की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर सबसे ज़्यादा ये है, इसको याद कीजिएगा कि मांसल फल का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आम जो है यानी मैंगो, वो क्या है, एक मांसल फल है, और इसका पूछता है तो उसका सीधे लिख देते हैं, इसका फिगर पूछ देता है हर साल, इसका आम के फल का अनुदैर्घ्य काट। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट इपीकार्प, मध्य वाला मेसोकार्प, और फिर जो बीच में आते हैं इसके बाद इंडोकार्प, जो बीज वाला होता है, इसके बाद बीज के ऊपर जो अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं। यानी बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, अंतः भित्ति, और ये जो है सीड्स यानी बीज, ये चार क्या होते हैं, पार्ट होते हैं आम के। बाहरी भाग जो होता है छिलका होता है, इसके बाद उसके मध्य वाला जो होता है मांसल भाग होता है जिसको मीसोकार्प कहते हैं, और इसके बाद गुठली जो होती है उसे इंडोकार्प, और जब गुठली को हटाते हैं तो क्या मिलते हैं, आम के बीज मिलते हैं। तो इसका भी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है आम यानी मांसल फल। तो मांसल फल में अगर पूछेगा तो इसी का आप लोग सिंपल एकदम बताए हैं, तो इसको भी बना लीजिएगा। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्त्री केसर जयांग का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। तो देखिए चित्र सहित क्या दिखाना होता है, ये एक पुष्प के जो होता है, तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है पुष्प का वो क्या होता है, स्टिग्मा। मध्य वाला जो पतला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टाइल। और नीचे जो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है उसे ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवुल पाए जाते हैं। और वो ओवरी जिस पर ठहरा रहता है, जिस पर बैठा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, थैलेमस। तो ये क्या, स्त्री केसर के 3 अंगों का नाम के साथ इसका है फिगर, या फिर स्त्री केसर जयांग का ये पूरा फिगर, ये भी इम्पॉर्टेंट फिगर है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। देखिए बच्चा, अब जो है मान लीजिए वो तो हो गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब आते हैं अति लघु, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है मानव जनन। इसमें भी कभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिया जाए। तो देखिए इसमें क्या है कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो देखिए शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली जो कोशिका का नाम है वह होता है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे उसमें था टेपिटम को पोषण प्रदान करता था, इसी तरह यहाँ पर शुक्राणु को। इसी तरह यहाँ पर यह है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। ये हो गए, दोनों को याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है और हर साल 1 नंबर में जरूर पूछता है। इसी तरह आते हैं कि नर जर्म कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, देखिए नर जर्म कोशिकाएं जो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या करती हैं, कोशिकाओं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इसके बाद देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा बच्चा, ये हर साल आया है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद क्या पूछा है कि आर्तव चक्र क्या है। आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कौन सा हार्मोन नियमन करता है, या फिर आर्तव चक्र पर टिप्पणी लिखिए। आर्तव चक्र पर या तो टिप्पणी पूछता है या फिर ऐसे प्रश्न पूछता है। तो आइए देखते हैं इसको। मादाओं यानी पाइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। देखिए जितने भी स्तनधारी हैं उनमें अंडाणु जो होते हैं निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तव चक्र अथवा मासिक चक्र कहते हैं। देखिए या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, इसके कई नाम हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है।
यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादाएं गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। देखिए, जब ओवम बनने लगते हैं तो महिलाओं में क्या हो जाती है, गर्भधारण की भी सक्षम हो जाती हैं। आर्तव चक्र का नियमन निम्न दो हार्मोन्स द्वारा होता है। पहला है LH हार्मोन्स और दूसरा है FSH। तो देखिए, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, यही दो हार्मोन्स क्या करते हैं, आर्तव चक्र का नियमन करते हैं। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है। तो देखिए, इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखा जाए, गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन तथा कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। ये हार्मोन्स को याद कर लीजिएगा, कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और कार्टिसोल नामक हार्मोन्स क्या करते हैं, इसको इनमें शामिल होते हैं। तो ये हैं प्रसव काल की जो होता है, टिप्पणी या तो लिख देता है या फिर इसकी परिभाषा इसी तरह पूछेगा। देखिए, अगला जो आता है चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको भी, इसमें का भी अति लघु उत्तरीय देख लेते हैं कि देखिए, इसमें थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है, ये लंबा क्वेश्चन है कि उल्ब भेदन एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए, इस पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए या फिर एम्नियोसेंटेंसिस पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बच्चा, इसका क्या होता है उल्ब भेदन। तो देखिए, उल्ब भेदन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एम्नियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। जैसे इंजेक्शन जो दिया जाता है, उसी सिरिंज के द्वारा क्या किया जाता है, उसके गर्भाशय से उसका कुछ तरल द्रव निकाला जाता है। इस द्रव में फीटस की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्र का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक विकार तथा उपापचयी विकारों का पता लगा सकते हैं। देखिए, जैसे बच्चा कैसा है, पेट में गर्भ में बच्चा जो है कैसा है, उसका आनुवंशिकीय जो होता है, आनुवंशिकीय संरचना, आनुवंशिकीय विचार, उपापचयी विकार यानी क्या है, उसके अंतर्गत पता चल जाता है। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना जिससे माता को गर्भपात कराने का अधिकार मिल सके। वही बात है, उल्ब भेदन जो होता है कि गर्भपात कराना, यानी जानते हैं ये भारत में क्यों बंद है, क्योंकि भारत में जो है कहा जाता है कि अगर लड़का है तो उसको पैदा करेंगे, अगर कन्या भ्रूण है तो उसको क्या करेंगे, गर्भपात करा देते हैं। इसीलिए ये क्या है, भारत में ये निषेधित है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इसको कराया जा सकता है। तो आइए आगे भी देखते हैं। किंतु आजकल इस तकनीक का क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया है। भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण क्षय के लिए हो रहा है, यानी उसको मारने के लिए, वही जो बोले हैं, मादा भ्रूण को क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात क्या हो गया, असंतुलित हो रहा है। लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूणों के सामान्य होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है। अतः उल्ब भेदन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। वही है कि क्या हो रहे हैं, सामान्य अवस्था में कन्या भ्रूण है फिर भी उसको क्या कर दे रहे हैं, लोग मार दे रहे हैं। इसके बाद आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम श्योर कर लीजिएगा। ये जितना सब दिख रहे हैं सब श्योर कर लीजिए, एकदम छपा हुआ है। क्या है, प्रश्न नंबर 2, IVF तथा GIFT का पूरा नाम। तो देखिए, IVF का जो पूरा नाम है पात्रे निषेचन अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग एक एक याद कर लीजिएगा। इसके बाद GIFT यानी युग्मक अंत फाइलोपियन स्थानांतरण, गैमेट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफ़र इसका पूरा नाम है। ये दोनों जो है हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद आता है IUD का पूरा नाम लिखिए। तो IUD का पूरा नाम जो है अंतः गर्भाशयी यंत्र यानी
इंट्रायूटेरिन डिवाइस, यही है IUD, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। ये जो है आपको जो है जो शॉर्टकट दिया है, इसका पूरा नाम लिखने के लिए हर साल आता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। गर्भ निरोधक जो दवा होती है उसका नाम लिखना है। तो गर्भ निरोधक साधन को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्राकृतिक, परंपरागत, रोध, बैरियर जिसको बोलते हैं IUD, कॉपर टी, मुंह से लेने वाले योग्य गर्भ निरोधक, टीका रूप में, अंतर्रोप तथा शल्य क्रियात्मक विधियां जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चे के जन्म में अंतराल चाहती हैं तो वो लोग इनका क्या कर सकती हैं, सेवन कर सकती हैं। ये जो है गर्भ निरोधक हैं जो आते हैं, हर साल पूछा जाता है, तो इन सब का नाम याद कर लीजिएगा। जैसे परंपरागत या प्राकृतिक है तो बैरियर है, IUD यानी कॉपर टी है, मुंह से लेने वाले योग्य गर्भ निरोधक जो गोलियां आती हैं, ये सब क्या हैं, इसके उपाय हैं। लेकिन उनमें भी जो सबसे जिसको आदर्श गर्भ निरोधक बोला जाता है वो है IUD यानी कॉपर टी। बहुत ही जो होता है कि जिसको बच्चे पैदा करने में अंतराल चाहिए, जैसे एक बच्चा हो गया तब उसमें 3 साल या 5 साल का अंतराल चाहिए, तो वो कॉपर टी का अपना वो कर लेते हैं गर्भ निरोधक। इसके बाद आते हैं, देखिए ये भी है, पूरा नाम लिखने के लिए GIFT और MTP का पूरा नाम लिखिए। तो GIFT का क्या होता है, इगुमनज अंत फैलोपियन स्थानांतरण। देखिए वो क्या होगा, वो GIFT था तो गैमेट था, लेकिन ये क्या है, जेड है ना, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसका हो जाएगा। और MTP को एकदम श्योर कर लीजिए, बच्चा पूछेगा। तो MTP का फुल फॉर्म जो होता है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। स्पेलिंग एक एक का ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से हमने क्या किया, आप लोगों को यूनिट 1 से जितने भी अति लघु के जो प्रश्न थे इम्पॉर्टेंट, सब हमने क्या किया आप लोगों को बता दिया। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे यूनिट 2 का इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।